छात्रों, आज हम विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक संचय 2 में पाठ 1 हरिहर काका का शेष भाग 7वीं का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं। व्याख्या। लेखक कहता है कि हरिहर काका काफ़ी समय तक पुलिस को अपना हाल या वृत्तांत बताते रहे। उनके प्रयोग में लाए गए एक एक शब्द में साधुओं के प्रति नफरत और घिन का एहसास हो रहा था। हरिहर काका ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी के खिलाफ इतना सब कुछ नहीं बोला था जितना उन्होंने देवस्थान के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कह दिया था। यह सब बीत जाने के बाद हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लग गए थे, परंतु इस बार हरिहर काका को बरामदे में नहीं बल्कि घर के अंदर रखा गया था। वह भी किसी बहुत ही कीमती चीज़ की तरह संभाल कर और सभी से छुपाकर। हरिहर काका की सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने भी योद्धा और बहादुर लोग थे सभी को बुलाया गया था। हथियारों का भी पूरा प्रबंध किया गया था। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। यहाँ तक कि हरिहर काका को किसी काम के कारण गांव में जाना पड़ता तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा ही उनके साथ रहने लगे। रात को भी हरिहर काका को चारों ओर से सुरक्षा दी जाती। हरिहर काका के भाइयों ने अपने काम बांट लिए थे। जब आधे लोग सो रहे होते थे तब बाकी के आधे लोग हरिहर काका की सुरक्षा में तैनात रहते थे। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। खूंखार का मतलब अत्यधिक, क्रूर का मतलब निर्दयी। प्रतिक्रिया का अर्थ है प्रतिकार या बदला। व्यक्त का मतलब स्पष्ट अथवा साफ। लेखक कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद देवस्थान का दृश्य ही बदल गया था। वहाँ पर पुजारी और महंत के स्थान पर बहुत सारे एक से बढ़कर एक अत्यधिक क्रूर और निर्दयी लोग आ गए थे। उन्हें देखने मात्र से ही किसी को भी डर लग सकता था। उनके डर से गांव के बच्चों ने तो देवस्थान जाना ही छोड़ दिया था। हरिहर काका के विषय को लेकर पहले ही गांव के लोग 2 भागों में बट गए थे। अब हरिहर काका के अपहरण और उनको छुड़ाने की घटना के बारे में बातें होने लगी थीं। लोग अपनी अपनी राय देने लगे थे और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले भाले की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वह उनको पूछते तक नहीं।
इस गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। बच्चों, सरदार देखते हैं, अपेक्षा का मतलब तुलना, जायदादहीन का मतलब धन दौलत के बिना, चिकनी चुपड़ी बातें खुशामद भरी। लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे हरिहर काका एक सीधे सादे और भोले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए थे। उन्हें अब सब कुछ समझ में आने लगा था कि उनके भाइयों का अचानक से उनके प्रति जो व्यवहार परिवर्तन हो गया था, उनके लिए जो आदर, सम्मान और सुरक्षा वह प्रदान कर रहे थे, वह उनका कोई सगे सभाइयों का प्यार नहीं था, बल्कि वह सब कुछ उनकी दौलत के कारण कर रहे हैं। नहीं तो वह हरिहर काका को पूछते तक नहीं। लेखक कहता है कि उसके गांव में धन दौलत के बिना कोई अपने भाई को पूछता भी नहीं है। हरिहर काका सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे। महंत की खुशामद भरी बातों के अंदर छुपी सच्चाई को भी वह जान गए थे। हरिहर काका जान गए थे कि महंत भगवान के नाम पर अपना और अपने साथ काम करने वाले साध संतों का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह तो स्वार्थ के लिए साधु होने और भगवान की पूजा अर्चना करने का नाटक करता है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबारी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास भटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। शब्दार्थ: बाने वेश में, कुकर्मी बुरे काम करने वाले, छल बल कल अर्थात युक्ति अथवा बुद्धि अर्जित इकट्ठा, घृणित बुरा, माध्यम सहारा, दूध की मक्खी तुच्छ समझना अथवा बेकार समझना। लेखक कहता है कि हरिहर काका यह अच्छी तरह से समझ गए थे कि महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी साधु नहीं हैं, बल्कि वे तो साधु के वेश में बहुत ही लालची और बुरे काम करने वाले लोग हैं। वह अपनी योजनाओं और बुद्धि के सहारे बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि वे बिना मेहनत के ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अपने इस तरह के बुरे कामों को छिपाने के लिए उन्होंने देवस्थान को ही सहारा बना लिया था, क्योंकि देवस्थान एक ऐसा स्थान होता है जिस पर सभी आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। इसीलिए हरिहर काका ने अपने मन ही मन में यह ठान लिया था कि अब वह महंत को अपने आसपास भी नहीं आने देंगे और उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसके साथ ही हरिहर काका ने यह भी तय कर लिया था कि वह अपने जीते जी अपनी धन दौलत अपने भाइयों को भी नहीं देंगे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो सब उनको बेकार समझकर कहीं फेंक देंगे, उनका कोई ध्यान नहीं रखेगा, उनके लिए बुढ़ापा बहुत ही ज़्यादा कष्टों वाला हो जाएगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख देंगे।
वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्त पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ साफ नकार जाते। कहते हैं कि मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। गिद्ध दृष्टि, तेज नज़र, मंडरा, घूमते, समक्ष, सामने, नकार, मना करना, स्वतः अपने आप। बच्चों, लेखक कहता है कि हरिहर काका जो सोच रहे थे हालात बिल्कुल उसके उल्टे हो रहे थे। जब से हरिहर काका देवस्थान से वापस घर आए थे उसी दिन से ही हरिहर काका के भाई और उनके दूसरे नाते रिश्तेदार सभी यही सोच रहे थे कि हरिहर काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद को उनके भतीजों के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हरिहर काका ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की तेज नज़र उन पर टिकी रहेगी। सभी चाहते थे कि हरिहर काका उनके ऊपर घूमते हुए खतरे को उनकी जायदाद उनके भतीजों के नाम करके हटा दें, क्योंकि उनके पास यही एक रास्ता बच गया है जिससे वे अपनी जान बचा सकते हैं। सुबह दोपहर शाम यहाँ तक कि रात में भी इसी के बारे में बात होती थी, लेकिन हरिहर काका इस बात को मानने से बिल्कुल ही मना कर देते थे और कहते थे कि उनके मर जाने के बाद तो उनकी जायदाद खुद ही उनके परिवार को मिल जाएगी, तो लिखने से या ना लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा। महंत ने जो ज़बरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लिए हुए हैं उसके लिए तो उन्होंने मुकदमा किया हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे। हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, तो गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। लेखक कहता है कि जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने हरिहर काका को डांटना और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन हरिहर काका इस तरह भी नहीं माने। उन्होंने स्पष्ट और साफ साफ कह दिया कि वह अपने जीते जी ऐसा नहीं करने देंगे। लेखक कहता है कि एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसा महंत और उनके सहयोगियों ने किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनके वही सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए दिन रात तैयार रहते थे उन्हें कभी अपने से अलग नहीं मानते थे, उनके साथ ही जागते और साथ ही सोते थे। वही भाई आज हरिहर काका के सामने हथियार लेकर खड़े थे और उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे कि खुशी खुशी कागज़ पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ अंगूठे के निशान लगाते जाओ, नहीं तो वह उन्हें मारकर वहीं घर के अंदर ही गाड़ देंगे और गांव के लोगों को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने
सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी में घुट घुट कर मरें, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की ज़मीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें खरने लगा। अंत उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखाड़ते होते, अर्थात उसके पांव धोते होते। बच्चों शब्दार्थ देखें। वरण का अर्थ है सामना, अखरने का मतलब बुरा लगना, दुर्गत का मतलब बुरी हालत, पखाड़ना का मतलब धोना। लेखक का कहना है कि जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को धमका रहे थे तो वह बिल्कुल नहीं डरे। अगर वह हरिहर काका के अपहरण से पहले उन्हें डराते तो शायद वह डर जाते, क्योंकि जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता तभी वह मृत्यु से डरता है, परंतु जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तब वह जरूरत पड़ने पर मृत्यु का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया था कि उनके भाई उन्हें एक बार ही मार दें तो सही है, लेकिन वह ज़मीन उनके नाम लिखकर रमेशर की विधवा की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर नहीं मरना चाहते। यह उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। रमेशर की विधवा को अपनी बातों में लाकर रमेशर के भाइयों ने उसकी ज़मीन अपने नाम लिखवा दी थी। पहले पहले तो रमेशर की विधवा का बहुत आदर सम्मान होता था, परंतु बुढ़ापे में रमेशर के परिवार वालों को उसे 2 वक्त का खाना भी बुरा लगने लगा था। अंत में तो बेचारी की हालत इतनी खराब हुई कि गांव के लोग भी उस पर तरस करने लगे थे। हरिहर काका अपनी इस तरह की हालत से अच्छा एक बार ही मर जाना सही समझते थे। उन्हें लगता था कि अगर रमेशर की विधवा अपनी ज़मीन रमेशर के परिवार को नहीं लिखती तो अंत तक सभी उसके पांव धोते, अर्थात उसकी सेवा करते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूर ज़मीन भी तुम्हें नहीं दूँगा, तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस पर घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उनको मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। तो बच्चों आइए शब्दार्थ देखते हैं। धूर का अर्थात धूर का मतलब टुकड़ा, तनिक का मतलब थोड़े भी, हाथापाई का मतलब मारपीट, प्रतिकार का मतलब विरोध, प्रहार का मतलब हमला। जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को धमका रहे थे तब हरिहर काका गुस्से में खड़े होकर बोले कि वे अकेले ही हैं और उनके भाई इतने सारे हैं, अगर वे उन्हें मारना चाहते हैं तो मार दें। हरिहर काका ने साफ कह दिया कि वह मर जाएंगे, परंतु जीते जी वह अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी उनके नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हरिहर काका को अपने भाई देवस्थान के महंत और पुजारी से थोड़े भी काम कम नहीं लग रहे थे। हरिहर काका के भाई हरिहर काका को धमका रहे थे कि उन्हें अपनी ज़मीन भाइयों के नाम लिखनी ही पड़ेगी, फिर चाहे वह हंसकर लिखें या रोकर। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई। इससे दूसरों को क्या मतलब, लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। शब्दार्थ। चेत का मतलब ध्यान, तत्क्षण का मतलब उसी पल, तत्काल का मतलब उसी समय, तत्परता का मतलब दक्षता या निपुणता, फुर्ती का मतलब तेजी। लेखक कहता है कि जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे
तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि उन्होंने तो हरिहर काका का मुंह बंद ही नहीं किया, जो उन्हें सबसे पहले करना चाहिए था। उन्होंने उसी पल हरिहर काका को ज़मीन पर पटका और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। लेकिन तब तक देर हो गई थी। हरिहर काका की आवाज़ें बाहर गांव में पहुंच गई थी। आस पड़ोस के लोग हरिहर काका के बरामदे में इकट्ठे होने लगे थे। देवस्थान के समर्थकों ने उसी समय वह बात महंत जी के कानों तक पहुंचा दी। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग जब तक गांव वालों को समझाते कि यह सब उनके परिवार का आपसी मामला है, वह सभी इससे दूर रहे, तब तक महंत जी बड़ी ही दक्षता और तेज़ी से वहां पुलिस की जीप के साथ वहां आ गए। वह वहां इतनी जल्दी पहुंचे थे जितनी जल्दी हरिहर काका के भाई हरिहर काका के अपहरण के दौरान भी नहीं पहुंचे थे। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागज़ों पर अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। बदतर का मतलब अत्यधिक बुरा, बरामद का मतलब हासिल करना, फरार का मतलब भाग जाना। लेखक कहता है कि हरिहर काका के परिवार वाले लोगों को यह कहकर भगा रहे थे कि यह उनके घर का आपसी मामला है, परंतु जब महंत पुलिस को लेकर आई थी तो वह कोई भी आपसी मामला नहीं रह गया था। पुलिस ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर दिया। फिर घर के अंदर से हरिहर काका को इतनी बुरी हालत में हासिल किया गया जितनी बुरी हालत उनकी देवस्थान में भी नहीं हुई थी। जब हरिहर काका को बंधन से खोला गया और उन्हें लगा कि अब वह पुलिस के साथ सुरक्षित हैं, तब उन्होंने बोलना शुरू किया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है। ज़बरदस्ती बहुत से कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। अब ऐसा कोई भी बुरा व्यवहार बाकी नहीं रहा जो उनके साथ ना हुआ हो। हरिहर काका कहते कि अगर पुलिस समय पर नहीं आती तो शायद उनके भाई उन्हें मार ही डालते। लेखक कहता है कि हरिहर काका की पीठ, माथे और पांवों पर कई जगह जख्म के निशान आसानी से देखे जा सकते थे। हरिहर काका बहुत ही घबराए हुए लग रहे थे और कांप रहे थे, और बोलते बोलते अचानक वह बेहोश हो गए। उनके मुंह पर पानी की छींटें डालकर उन्हें होश में लाया गया। पुलिस के आते ही हरिहर काका के भाई और भतीजे सभी भाग गए थे। पुलिस ने हरिहर काका के 2 रिश्तेदारों को पकड़ा था। बाकी के रिश्तेदार भी भाग गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं।
हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर काका को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी करने लगे और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। शब्दार्थ पुनः का अर्थ है फिर से, धर दबोचना का अर्थ है पकड़ लेना, नेपथ्य का मतलब रंग के पीछे की जगह, रंगमंच के पीछे की जगह, पैरवी का मतलब खुशामद करना अथवा अनुगमन। लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ अब तक जितनी भी घटनाएं घटी, ये घटना उनमें से अब तक की सबसे आश्चर्यजनक घटना थी, अर्थात अंतिम घटना थी। इस घटना के बाद हरिहर काका। तो बच्चों, आज हमारा व्याख्या का ये भाग यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।